बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है दैट इज अबाउट द फेजेस ऑफ सोशल इश्यूज इन बिजनेस एथिक्स। ठीक है, कि कैसे वो डेवलप हो गए और कैसे जो है ये इश्यूज हमारे पास आ गए, कैसे हमने इसको निपटाने की कोशिश की है। ठीक है, और ये असल में आपको पता है कि ये जितना भी हमारा कोर्स है दैट इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का मतलब ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज बेसिकली टेकन फ्रॉम यूएस पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं, यहाँ पे गूंज वगैरह है, मैं थोड़ा सा ये देखता हूँ। ये देखिए आपको अच्छा, वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा, 1960s में क्या हुआ था कि हमारे जितने भी सोशल इश्यूज बिजनेस में आए, हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से वो एग्रीमेंट्स थे जिसमें हमारे इश्यूज आए थे, कौन कौन सी वो कंपनीज हैं जिसको इस किस्म के जो है इश्यूज वो फेस हुए थे। ठीक है, आज पढ़ते हैं थोड़ा सा हमारे बिजनेस के हवाले से जो सोशल इश्यूज थे वो कैसे थे। ठीक है, अगर हम देखें तो अमेरिकन सोसाइटी में ज्यादातर हमें ये देखा गया कि जितने भी एंटी बिजनेस ट्रेंड हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी चीज पे कंट्रोल था। सर आपका आवाज सर वो बारी बारी आ रहा है। अभी सही है? हेलो सर ऐसा लग रहा है कि कमरे में आप अकेले बैठे हैं ना, वो खाली कमरा ना हो सर। बिल्कुल, यही मैंने अभी खिड़कियां खोल दी, लेकिन अभी थोड़ा सा मसला है। खैर, ये आप थोड़ा सा इसको वो सही तरीके से सुने तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा आगे जाते हैं। खैर, आपको सुनाई दे रहा है जो मैं आपको कह रहा हूँ? ठीक है, चले जी। इसमें हमारे पास 1960s में हमने क्या देखा कि हमें मुख्तलिफ चीजों में, मतलब इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, पोल्यूशन वगैरह जितने भी थे, या न्यूक्लियर वेस्ट जो था, ये हमारे पास ये सोशल। हेलो, अच्छा, ये इंटरनेट का थोड़ा सा मसला होता है हमारे पास, और ये दोबारा स्टार्ट हो जाता है, कभी बंद हो जाता है, तो ये थोड़ा सा मसला रहेगा। ये ठीक हो जाएगा 2 दिन में। ठीक है, हेलो जी सर, बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम है आज। खैर, ये ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, ये ठीक करने की कोशिश जारी है। आपका आवाज भी सर साफ नहीं आ रहा है ना, इसलिए। ठीक है, अभी हो जाएगा। खैर, अभी हाँ, साफ हो जाएगा। कल तो ठीक है सर, आज बिल्कुल खराब है। अभी सही हो जाएगा। अभी आपको सुनाई दे रहा है मैं जो कह रहा हूँ? हेलो, जी सर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कभी कट हो जाता है। खैर है, खैर है, बस थोड़ा सा आप लोग भी इतना वो करें। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देख आपका ले जितने भी हमारे गुजर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उसमें हमने मिसाल लिया है ये जनरल मोटर्स। गुजर आपका आवाज आ पर्टिकुलरली रहा है। पर्टिकुलरली अगर हम देख लें जनरल मोटर्स का, हमने मिसाल लिया है कि हाँ, वो इसमें। आवाज खराब है जरा, आवाज का। जी, अभी ठीक हो गया जुल्करनैन। हम आगे कुछ न कुछ पढ़ लेते हैं, ये आवाज सही हो जाएगा। ठीक है, सर आपकी आवाज सर आप थोड़ा देख रहे, मेरा और अबू जर का आवाज साफ है, सर आपका आवाज वो गूंज। अभी सही हो जाएगा। खैर है, मैं स्लो स्लो बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी सही हो जाएगा। अभी सही है जो मैं कह रहा हूँ आपके साथ। हेलो, आप अपना जी माइक जी सर, ऑफ रख के जी सर, बस माइक पढ़ा ऑफ है। रखें। मैं अभी सही तरीके से आपके साथ बात कर रहा हूँ, स्लो। ठीक है ठीक सर, है, अब बस आप स्टार्ट करें सर, हम माइक ऑफ करते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो हमने पढ़ लिया कि 1960s में कुछ सोशल इश्यूज हमारे पास थे। ठीक है, तो फिर 1970s में इस तरह हुआ कि हमारे पास जो थे, फिर ये जो जितने भी हमारे बिजनेस एथिक्स थे, हमने उसको एक इमर्जिंग फील्ड में डाल दिया। ठीक है, जब उस फील्ड में हमने डाल दिया तो उसमें हमारे पास थियोलॉजियंस मतलब के जो हमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताते हैं। ठीक है, और फिलोसोफर जो हमें अपने काम के तरीके से जो है आपको फिलोसफी ऑफ वर्क जो बताता है। ठीक है, उसने हमें कुछ प्रिंसिपल्स बता दिए कि आपने इसको बिजनेस एक्टिविटीज में इसको अप्लाई करना है। ठीक है, ये कब होगा? ये 1970s को होगा।
और उसमें हमने ये भी देखा कि इसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने कैसे इसको डालना है, क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमें कुछ स्टैंडर्ड्स बताता है जिसको आपने फॉलो करना है, कि दीज आर सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू फॉलो, और उसको वो जो है किसी भी तरह अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में उसको डालना है ताकि उसका पता चल जाए कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है या नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ठीक है, उसको अगर आप देख भी लें, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिसको वो फॉलो करते हैं, अगर वो एम्प्लॉयज के लिए हैं, कस्टमर्स के लिए हैं, या उसकी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स है उसके लिए। ठीक है, तो उसमें कुछ हमारे मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जितने भी हमारे पास यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हैं, ये असल में सीएसआर में जो है ज्यादातर वो अपना कंट्रीब्यूशन अदा करता है, क्योंकि हमारा जो पर्सपेक्टिव है ये बुक यूएस के मुकाबले, इसी तरह हमारा भी लेबर कोड है, इसी तरह यहाँ पर पाकिस्तान में भी, और इसी तरह हमारा भी एक सिस्टम है जिसके थ्रू जो है लेबर्स को या जितने भी इंडस्ट्रीज में लोग काम करते हैं उसके लिए, अगर आप वर्कर वेलफेयर बोर्ड को अगर आप देख लें तो ये भी एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक एलिमेंट है जिसको वो फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन जब एट द एंड ऑफ 1970s हमने देख लिया कि जब वो हमारे पास जितने भी इथिकल इश्यूज थे वो इमर्ज हो गए, ठीक है, लेकिन अगर आप देख ले तो ये प्राइमरी डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग और प्राइस कोल्यूशन, प्रोडक्ट सेफ्टी जो है ये भी असल में बिजनेस एथिक्स के खिलाफ है ना, मतलब रिश्वत लेना, किसी के साथ धोखा करना। डिसेप्टिव का मतलब क्या है, किसी के साथ धोखा करना। इसी तरह ब्राइबरी क्या है, रिश्वत लेना। ठीक है, जिसमें आप एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, जो डिसेप्टिव के यार पैकेट बड़ा होता है और उसमें सामान जो है छोटा होता है, मतलब कम होता है। इस तरह प्राइस कोल्यूशन, इसी तरह प्रोडक्ट सेफ्टी, उसमें नहीं है इकोलॉजी, मतलब कि इसमें एनवायरमेंटल कोई वो असरात है कि नहीं है, मतलब एनवायरमेंट को कुछ ज्यादा तो वो नेगेटिवली उसको इम्पैक्ट नहीं कर रहा, तो ये क्या है, ये भी आपके बिजनेस एथिक्स में जो है ये इंक्लूड होते हैं कि इसको देखना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं 1980s में जब वो कंसोलिडेशन की तरफ चले गए। कंसोलिडेशन में क्या हुआ था कि 1980s में जब वो बिजनेस जितने भी एकेडमिक्स थे और प्रैक्टिशनर्स थे उसको ये अंदाजा हो गया कि ये फील्ड जो है हमने स्टडी करना है किसी तरह, क्योंकि ये अब ग्रोइंग हो रहा है, इसमें मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस आ गए, इसमें जो है डाइवर्स इंटरेस्ट आ गए जिसको हमने प्रमोट किया। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें फिर कोर्सेज उसने ऑफर किए हैं, कुछ कोर्सेज ये जो है बिजनेस एथिक्स के हवाले से ऑफर किए, फिर कॉन्फ्रेंस हो गए, सेमिनार्स हो गए। ठीक है, तो उसको एक फंडामेंटल थ्योरी दी गई, किस चीज को, इस बिजनेस एथिक्स को एक फंडामेंटल थ्योरी दी गई और उसको एक डेफिनेशन के थ्रू हम लाया गया, इसको किसी भी तरह नजरअंदाज न किया जाए, इसको ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाए। तो जितने भी हमारे पास जो बड़े बड़े कंपनीज थे, जिसमें अगर आप जनरल इलेक्ट्रिक की बात करें, हेडशिप फूड्स की बात करें, इसी तरह आईबीएम, जनरल मोटर्स, जितने भी है जॉनसन एंड सन, ये जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो उसने इसको एक लिस्ट बना दिया, उसके लिए एक सोशल पॉलिसी बनाई कि ये हमारे इथिकल स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, तो अगर आप देख लें 1980s में हमारे डिफेंस इंडस्ट्री यूएस की डिफेंस जी इंडस्ट्री सर। इनिशिएटिव जो है उसने भी बिजनेस एथिक्स और कंडक्ट के बारे में जो है एक गाइड डेवलप किया था। ठीक है, फिर उसको 1986 में क्या हुआ था कि उसको एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई, उससे एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई जिसमें आपके मुख्तलिफ नियरली 50 मेंबर्स थे उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा 1980s के बाद जो एरा था कि 1990s में जब हम आ गए कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, कि हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन, उस वक्त हमारा प्रेसिडेंट, सॉरी यूएस का, सॉरी हमारा नहीं, यूएस का प्रेसिडेंट जो था बिल क्लिंटन, उसने ज्यादातर सेल्फ रेगुलेशन पे ज्यादा और फ्री ट्रेड पे ज्यादा तरजीह दी। अगर इसकी मैं मिसाल दे दूं तो हमारे पास जितने भी ये एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें नाफ्ता हो गया, एशिया में हम अगर मिसाल ले रहे तो उसमें आसियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और नाफ्ता जो है असल में ये 3 मुल्कों का एग्रीमेंट था that was basically formed within 3 countries, that is Canada, मैक्सिको एंड यूएसए। इन लोगों का जो है एक एग्रीमेंट बना है जिसमें आपकी फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर्स, फ्री मूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन, तो ये क्या मतलब जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फ्री मूवमेंट वहां पर हो रहा है। ये कहां पर हो रहा है, नाफ्ता एग्रीमेंट के थ्रू हो रहा है। नाफ्ता बेसिकली क्या है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे जाते हैं कि हमारे
1980s में कुछ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन भी बनी थी जिसको हम फेडरल सेंटेंसिंग गाइडलाइंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या प्रूव हुआ था कि आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल के कंप्लायंस हैं, टिपिकल कंप्लायंस, ठीक है, उसको एक 6 प्रिंसिपल्स के गाइडलाइन में लाया जाए, ठीक है। तो उसको एक 6 प्रिंसिपल में लाया गया, तो उसमें जो है फिर हमने कुछ को डिफाइन की गया, उसके लिए इंसेंटिव क्या है लोगों के लिए और रिवार्ड क्या है ऑर्गेनाइजेशन में उन बंदों के लिए, ठीक है। और उसमें अगर आपका है तो मिसकंडक्ट को कैसे प्रिवेंट किया जाए, ठीक है। तो दीज वर सम ऑफ द गाइडलाइंस और उसमें कुछ प्रिंसिपल्स थे जो इस फेडरल सेंटेंसिंग गाइडलाइंस ऑर्गेनाइजेशन में डाल दिए गए, ठीक है। और उसमें ये भी बयान किया गया था कि इसमें जितने भी एथिकल कंप्लायंस अगर उसमें लैकिंग है तो उसको वायलेट नहीं किया जाए, उसको एक गाइडलाइन के थ्रू लाया जाए। और उस गाइडलाइन का फोकस क्या था कि आप किसी भी तरह जो था बिजनेस का मिसकंडक्ट रोकने के लिए आप ये इसको अप्लाई कर रहे थे, क्या गवर्नमेंट का कॉर्पोरेशन इसके साथ हो, गवर्नमेंट रेगुलेशन के मातहत ही हो, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द फेडरल सेंटेंसिंग गाइडलाइन ऑर्गेनाइजेशन सर ये आवाज फिर खराब होने लगी। जुल्करनैन आप थोड़ा सा वेट किया करें, मैं दोबारा भी बता रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए, ठीक है। कोई मसला नहीं होगा आपको, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा 21st सेंचुरी की बिजनेस एथिक्स की तरफ, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कि लिस्ट ऑफ जितनी भी प्रॉब्लम्स थे हमारे प्रीवियस में गया, उसमें फ्रॉड था, इसमें जो था हमारे पास कुछ इस तरह की ब्राइबरी मतलब करप्शन अगर आप कह सकते हैं, या रिश्वत जो था ब्राइबरी, ठीक है। इसी तरह डिसेप्टिव मार्केटिंग मतलब धोखाबाजी वाले मार्केटिंग, तो ये सारे क्या थे, बिजनेस एथिक्स के खिलाफ थे। तो 2000 में क्या हुआ, मतलब 21st सेंचुरी में इसमें ये हुआ कि हमने इसको ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन यहाँ पे लाया गया, इसको ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज किया हमने, ठीक है, 1990s में। और उसमें ये हुआ था कि हमें एक नया एविडेंस भी मिल गया कि हमने कैसे जो है अपने 2000 ग्राहकों को उसमें अपने एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स के थ्रू या किसी और पब्लिक के डिजायर के थ्रू आपने एक एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। अगर आप इसकी मिसाल में देता हूँ, जब बुश आ गया, मतलब प्रेसिडेंट बुश यूएस का आ गया, क्योंकि ये हमारा जो था ये कोर्स है बेसिकली हमने वहां से उठाया है, तो उस वक्त हमारा जो था यहाँ पर प्रेसिडेंट जो था वो मुशर्रफ था। तो इसमें क्या हुआ था कि आपके जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर में मिसकंडक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसको एक गवर्नमेंट के थ्रू जो है देखा जाए, मतलब उसमें एथिकल बिहेवियर को इनकरेज किया जाए। मतलब आप देख ले तो उसमें कुछ कंपनीज थी यहाँ पर मेंशन भी किए गए हैं, ये कुछ कंपनीज थी जिसका जो था वो कॉर्पोरेट जो था मिसकंडक्ट, अगर वर्ल्डकॉम देख लें, एनरॉन देख लें, ये हेली बर्टन, ये कुछ कंपनीज थी वहाँ में यूएस में, उसने मतलब मिसकंडक्शन उसमें जो है कोई करप्शन किया हो गया हो, या उसमें जो है मिसकंडक्शन मतलब उसके जो पॉलिसीज थे ऑर्गेनाइजेशन की वो फॉलो नहीं किए गए। तो उसमें इस स्कैंडल में क्या हुआ कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बन गए, उसमें जो थे कंपनीज के वो आउटसाइड द यूएस जितने भी उसके फॉर एग्जांपल ऑफशोरिंग जिसको हम कहते हैं वो भी देखा गया। तो ये क्या बना कि एक किस्म का जो था बिजनेस के एथिक्स का वो हमने एक पॉलिसी इख्तियार किया, उसमें हमने देख लिया कि यार कौन से कंपनीज जो है वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। गलत रास्ता मतलब ये कि डिसेप्टिव मार्केटिंग या आपके ब्राइबरी कॉन्सेप्ट या आपके ऑफशोर, ये सारी जो है ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स के खिलाफ है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि पब्लिक के माबैन और पॉलिटिक्स के माबैन जो था एक आप कह सकते हैं कि गालियां वगैरह ये प्रूव हो गई, और इससे क्या हुआ कि यार ये कुछ लोग जो है इसके उलट जा रहे हैं। हेलो जी, आपको सुनाई दे रहा है ये? जी सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि आपके जितने भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग थी उसमें, या उसमें जितने भी हमारे पास एक्ट आ गए हैं, उसमें क्या हुआ कि हमारा जो था वो रेगुलेशन या हमारा जितने भी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज जो था उसमें हमें लिस्ट की गई कि यार ये फ्रॉड। असल में फ्रॉड का मतलब क्यों वो फ्रॉड किए जाते हैं, मतलब आपको डिसेप्टिव मार्केटिंग की जाती है, आपको जो बताया जाता है उसके खिलाफ मतलब वो चीज नहीं दिया जाता जो आपको बताया जाता है, तो ये भी एक किस्म का फ्रॉड है, ठीक है। तो फिर ये सिक्योरिटीज के खिलाफ जो फ्रॉड को दायर किया गया उस वक्त, तो उसमें जो थे फिर पेनल्टीज उसमें डाली गई, उसमें जो था फिर कॉर्पोरेट जो थे फ्रॉड उसमें डाल दिया गया, क्योंकि ये 21st सेंचुरी में जो था एथिक्स को थोड़ा सा और भी इंप्रूव किया गया, बिजनेस एथिक्स को, ताकि हमें पता चल जाए कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में या किसी भी ट्रांसपेरेंसी
ट्रांसपेरेंसी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में होता है, इन्वेस्टर क्यों वहां पर इन्वेस्ट करेगा जब वहां पर वो उसको रिस्क ज्यादा हो, मतलब फ्रॉड अगर ज्यादा है तो मतलब इट्स टोटली आप कह सकते हैं कि आपका रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसमें ये भी हमने देख लिया कि जितने भी हमारे पास एग्जीक्यूटिव्स हैं वो फर्म्स की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को और इसकी रिस्क को देखा जाए ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर नहीं करना है। तो ये लेजिस्लेशन ने क्यों वहां पर रिक्वायर की कि यार किसी भी कंपनीज के लिए ये चीजें जो है दरकार है, अदरवाइज ये जो है फिर वो लिस्ट वहां पर नहीं होगी। तो ये भी बिजनेस एथिक्स में जो है इंक्लूड है, ठीक है। ये कुछ चीजें हमने ऊपर पढ़ ली, अगर आपको याद है फेडरल सेंटेंसिंग गाइडलाइन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये यहाँ पर दोबारा हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप देख ले फेडरल सेंटेंसिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें ये हमें रिक्वायर है कि किसी भी तरह आपने अपने एथिक्स प्रोग्राम को जो है अपने गवर्नमेंट की जो कंटेंट है उसके मुताबिक बनाना है, ठीक है। और उसमें आपने कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे इफेक्टिवनेस लानी है, तो ये आपको गवर्नमेंट बता देता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें एक गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती है कि यार ये चीज जो है आपने किसी तरह इसको अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप देख ले सर्वेंस-ऑक्सली एक्ट और FSGO सिविलाइजेशन इंस्टीट्यूशनलाइज द नीड एंड टू डिस्कवर द एड्रेस एथिकल एंड लीगल रिस्क, ये दोनों हमें बताता है कि किसी तरह आपने डिस्कवर करना है एक चीज को, फिर उसको जो है लीगल रिस्क के साथ उसको एड्रेस करना है। ये सारे टॉप मैनेजमेंट के जितने भी लोग हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो डिस्कवर करते हैं कि किसी तरह हमें पता चल जाए कि हमें लीगल रिस्क कहाँ पर मिलता है, मतलब कैसे इसको फाइंड आउट करना है, उसको कैसे अकाउंटेबल करना है, यानी अपने इथिकल कंडक्ट के साथ कैसे इसको अकाउंटेबल करना है। अच्छा मुझे आप लोग बताइए कि आप लोगों को अभी तक इथिकल स्टैंडर्ड का पता चल गया या नहीं, कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इथिकल स्टैंडर्ड क्या है, बिजनेस एथिक्स क्या है, थोड़ा बहुत तो अंदाजा हो गया होगा जी। सर जी जी अबूजर जी, जुल्करनैन आप बताएं, क्योंकि आपका दूसरा क्लास है ना, आप मुझे बताइए कि बिजनेस एथिक्स क्या है, अभी तो थोड़ा बहुत आपको अंदाजा हो गया होगा। बिजनेस एथिक्स मतलब सर जो बिजनेस के जो अखलाकियात होते हैं, वेरी गुड, लेकिन उसमें कौन कौन सी चीजों को ज्यादा मद्देनजर देखा जाता है, क्या हमने पहले मतलब लेक्चर में, बिहेवियर सर, ठीक है बिहेवियर ठीक है, जो बिहेवियर होता है वो तो सर इंडिविजुअल की हमने बात की थी, मोरल इंडिविजुअल की। वैल्यूज, वेरी गुड, मॉरल वैल्यूज, मोरल और क्या, सर जी जी सर जी, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, कोड ऑफ ठीक है ठीक फ्रेमवर्क, है ठीक है सर मोरल वैल्यू मतलब डिसीजन जो मेकिंग राइट है सर। और जो मतलब जो सही है, कौन सा चीज सही है और कौन सा गलत, जो ठीक है, मोरल वेरी वैल्यू गुड, होता है। ठीक है व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड हमने लास्ट लेक्चर में हमने भी बताया था, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा, हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबल इथिकल कल्चर की तरफ, ठीक है। ग्लोबल का मतलब क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो कल्चर अडॉप्ट किया जाता है उसको ग्लोबल इंटरनेशनल इथिकल कल्चर कहते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबल इथिकल कल्चर की तरफ। थोड़ा सा ये डिफाइन करते हैं कि इथिकल कल्चर क्या है। अगर आप लोग को यहाँ स्लाइड इसमें दिखाई दे रहा है कि इथिकल कल्चर क्या है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आप लोग के लिए। अच्छा नहीं सर, ठीक है सर। अच्छा, इथिकल कल्चर क्या है कि इट्स एन एक्सेप्टेबल बिहेवियर एज डिफाइंड बाय द कंपनी एंड इंडस्ट्री, मतलब कोई भी एक्सेप्टेबल बिहेवियर, कोई भी एक्सेप्टेबल बिहेवियर जो डिफाइंड हो बाय द कंपनी एंड इंडस्ट्री, लेकिन वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टेबल, कि वो चीज जो आपको लगे कि लीगल है इसको एक्सेप्ट किया जाता है, अदरवाइज फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसको आप इथिकल कल्चर में नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इथिकल कल्चर जो है ये आपका एक कंपोनेंट है कॉर्पोरेट कल्चर का, जो आपके वैल्यूज नॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो डिफाइन करते हैं और फिर उसको कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री और अप्रोप्रिएट कंडक्ट के साथ कंपेयर किया जाता है। अच्छा, इसका मकसद क्या है इथिकल कल्चर का, कि हमने किसी भी तरह मिनिमाइज करना है जो हमारे इन्फोर्स कंप्लायंस है, रूल्स हैं और जितने भी हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे वो कंट्रीब्यूट करता है। किस चीज को ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जो हमें न्यू सिचुएशन मतलब आपको बताता है कि यार आपके इथिकल रीजनिंग क्या है, आपके नए सिचुएशन भी आ सकता है, डिफिकल्ट सिचुएशन भी आ सकता है, तो उसको आप कैसे वो निपटाओगे,
तो ये हमें एथिकल कल्चर बताता है, ठीक है। और एथिकल कल्चर का जो है ज्यादातर वर्क फोर्स के साथ भी हम कह सकते हैं कि यार इसके साथ रिलेटेड है। और हाँ, हम कह सकते हैं कि वर्क फोर्स क्यों, क्योंकि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उसको हम वर्क प्लेस में हम डालते हैं ना, जो हमारे जितने भी एम्प्लॉयज उसके साथ हमारा लेना देना, उसके साथ इश्यूज आना, उसको रिपोर्ट करना मैनेजमेंट के साथ, उसका मिसकंडक्ट देखना, उसका जो है प्रेजेंस ऑफ हॉटलाइन देखना, ठीक है, हॉटलाइन सॉरी, प्रेजेंस ऑफ एथिक्स हॉटलाइन देखना, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास ये कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं उसको हमने देखना है। तो वो जब हम आप देखते हैं अखलाकियात के थ्रू, उसके नाम्स और वैल्यूज के थ्रू, जो हमारा एथिकल कल्चर बन जाता है, ठीक है। अगर आप ग्लोबली देख लें, जितने भी हमारे बिजनेस हैं वो असल में एक स्टैंडर्ड के थ्रू वो इस बिहेवियर को एक्सेप्ट करते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो उसका एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि किस तरह उसको एस्टेब्लिश किया जाए और कैसे इसको एक एथिकल बिहेवियर के थ्रू लाया जाए। अगर आप देखें यूरोपियन यूनियन, असल में यूरोपियन यूनियन जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ 27 कंट्रीज, 27 टू 29 आई गेस के भी मुल्क हैं, मालिक हैं। वो उन लोगों ने एक एग्रीमेंट बनाया कि वहां पर फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर्स, फ्री मूवमेंट्स ऑफ मतलब पीपल। तो अगर आप यूरोपियन यूनियन की बात करें, इसमें एक और एलिमेंट है जिसको हम शेंजन जोन भी कहते हैं। क्या? दोबारा बताता हूँ। एक होता है मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए, ठीक है, ठीक है। एक होता है शेंजन जोन। शेंजन जोन में हमारे पास आई गेस 26 कंट्रीज है ऑफ यूरोप। उसमें क्या है कि आप लोगों का जो है मुख्तलिफ लोगों का जो है सॉरी मुख्तलिफ ममालिक का जो है एक एग्रीमेंट बना है, और उसमें जो है उन लोगों का जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना वो फ्री मूवमेंट है। वहां पर सिर्फ कार्ड दिखाया जाता है कि यार मैंने इस मुल्क में जाना है, आप सिर्फ कार्ड दिखाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इटालियन हो तो आप स्वीडन भी जा सकते हो, आप फॉर एग्जाम्पल पोलैंड भी जा सकते हो, आप जो है फ्रांस भी जा सकते हो। तो ये क्या है, एक जिन लोगों का एक एग्रीमेंट है। इसी तरह एक है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन भी इसी तरह 27-28 कंट्रीज जो है उन लोगों का, वो भी असल में वही शेंजन जोन हैं, लेकिन इसमें 2-3 मुल्क इस तरह हैं कि वो शेंजन जोन से बाहर है। शेंजन जोन का मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर मुल्क के लिए अप्लाई करते हैं तो ये 26 ममालिक नहीं है। अगर इस 26 ममालिक में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इटली में कर रहे हो, तो इस 26 ममालिक में से फॉर एग्जाम्पल वो इटली भी शामिल है ना उस शेंजन जोन में। अगर आपने सिर्फ इटली के लिए अप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल इटली, तो आप जो है दूसरे ममालिक लाइक फ्रांस हो गया, स्वीडन हो गया, उसमें फ्री आप मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब एक वीजे के थ्रू। लेकिन यूरोपियन यूनियन में कुछ इस तरह के 2-3-4 ममालिक हैं जिसमें आपको रोमानिया हो गया, ठीक है, बल्गारिया हो गया, मेरे ख्याल में ये भी है, बल्गारिया है, साइप्रस है, ठीक है। ये 3-4 ममालिक इस तरह के हैं। फॉर एग्जाम्पल बेलारूस भी हैं। ये 3-4 ममालिक इस तरह के अगर आपको इसका वीजा मिल गया, ये भी यूनियन में शामिल हैं, लेकिन इस पे आप वहाँ इस जगह का सफर नहीं कर सकते। मतलब आप अगर ये वीजा लेते हो तो आप किसी फॉर एग्जांपल इटली का विजिट नहीं कर सकते रोमानिया वीजा के साथ, या बल्गारिया वीजा के साथ, या साइप्रस वीजा के साथ। आप किसी स्वीडन या फ्रांस वगैरह इस इन ममालिक का जो है वीजा अगर मिल जाए तो आप वहाँ शेंजन जोन में दाखिल नहीं हो सकते। और बाकी जो है आप यूरोपियन यूनियन में हो लेकिन आप वहाँ पर दाखिल नहीं हो सकते, ठीक है। इसकी समझ आप लोगों को आ गई या दोबारा आपको बता दूं? जी सर दोबारा बता दो सर ये। अच्छा, दोबारा बताता हूँ। असल में ये यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का एक कॉन्सेप्ट आ गया, दोबारा मैं बताता हूँ यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हो गया यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन असल में एक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का जो है एक आप कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास 30 या मेरे ख्याल में 29 कंट्रीज हैं ये यूरोप में, इन लोगों का एक वो एग्रीमेंट बना है कि जितना भी ट्रेड होता है उसमें आपके फॉर एग्जांपल वो जितने भी कस्टम ड्यूटीज होती हैं और उसमें जितने भी एक्साइज होती है वो कम होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है आपको? हेलो, यस सर। ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर आपके और ममालिक हैं, लेट से आपके फॉर एग्जांपल बेलारूस हो गया, साइप्रस हो गया, बल्गारिया हो गया, और या जितने भी जर्मनी वगैरह वगैरह हैं, ये जितने भी मुल्क हैं
वो असल में आपके तकरीबन 30 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज है, 30 कंट्रीज है, ठीक है, जिसमें आपका जितना भी ट्रेड होता है उसमें इतना वो एक्साइज या कस्टम ड्यूटी इतनी नहीं लगती, ठीक है, जिसको हम फ्री ट्रेड भी कह सकते हैं, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो है यूरोपियन यूनियन का, ठीक है, उसमें आपके जितने भी प्रोडक्शन होता है और वो आप किसी मुल्क भिजवा रहे हैं तो उसमें बहुत कम रेट लग जाता है, ठीक है, तो उसको वो यूरोपियन यूनियन में डाल दिया गया, ठीक है, इन सारे ममालिक को। लेकिन जब मैंने शेंजन स्टेट की बात की, शेंजन स्टेट में असल में फ्री मूवमेंट ऑफ, मैं कह सकता हूँ कि इंटरनेशनल, यहाँ पर तो ये लोग जो है, ये इस ममालिक के लोग जितने भी ये लोग हैं वो शेंजन जोन में तो जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि जितने भी इंटरनेशनल वीजा होल्डर हैं, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तानी हूँ, अगर मेरे पास यूरोपियन यूनियन में शेंजन स्टेट का वीजा आ गया तो मैं जर्मनी जा सकता हूँ, फ्रांस जा सकता हूँ, लेकिन अगर इसमें से अगर मैंने यहाँ अप्लाई किया, रोमानिया, बल्गारिया, साइप्रस या बेलारूस, तो मैं किसी शेंजन जोन में दाखिल नहीं हो सकता, मतलब मैं इटली, जर्मनी नहीं जा सकता। अगर मेरे पास रोमानिया का, बल्गारिया का या साइप्रस या बेलारूस का वीजा है तो मैं जर्मनी नहीं जा सकता, मतलब फ्री मूवमेंट नहीं कर सकता। लेकिन सर अगर आप, फिर उसके लिए हम अलग अलग से अप्लाई करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैंने शेंजन जोन में फॉर एग्जांपल हमारे पास है इटली, स्वीडन, पोलैंड, ठीक है, फ्रांस, ठीक है, ये जितने भी ममालिक हैं ये असल में शेंजन, इसमें से ज्यादा भी हैं, इसमें टोटल 26 है, इसमें आप डाल सकते हो, ये क्रोएशिया भी है, क्रोएशिया। सर ये यूरोप में, सर यूरोप में टोटल कितने ममालिक आते हैं? नहीं, उसमें तो ज्यादा है, तकरीबन 30 प्लस है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ हाँ। उसमें शेंजन कंट्रीज 26 है, शेंजन 26 है, अच्छा इसमें सर। जो है आप फॉर एग्जांपल एक मुल्क का लगा लो तो ये 26 जोन में आप फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें स्पेन भी है, यस। इसमें जो है पोलैंड का मैंने जिक्र किया, फ्रांस है, इसमें जो है आपका स्विट्जरलैंड है, तो ये जितने भी मुल्क हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल में आप सर्च कर लो, मैं यस आपको सर। शेंजन, खैर मैं आप खैर गूगल पे इस्तेमाल कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ गूगल, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आए, ठीक है, मैं आ गया गूगल और यहाँ पर जो है मैं शेंजन जोन का डिस्कशन करता हूँ, शेंजन जोन, ये देख शेंजन जोन कंट्रीज, ये देख ये सारे ममालिक जो है ये शेंजन एग्रीमेंट में है, ये आपको दिखाई तो दे रहा है ना, जी सर बिल्कुल। स्विट्जरलैंड। ये शेंजन जोन है, ठीक है, इसमें अगर आप एक मुल्क का जो है वीजा लगा लेते हो तो ये सारे देख 26 यूरोपियन कंट्रीज, मैंने बताया ना पहले कि 26 यूरोपियन कंट्रीज हैं, यहाँ पर आप जा सकते हो, तो ये शेंजन, ठीक है, इस तरह मैं आपको अभी यूरोपियन यूनियन को बता रहा हूँ, ठीक है, अब आते हैं, ये देख यूरोपियन यूनियन है, असल में मैंने बता दिया कि आपका एक ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन आपकी हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, तो जितने भी यहाँ इस ममालिक है यहाँ पर बहुत तिजारत कर रहे हैं उसमें बहुत कम ड्यूटी लग जाती है, बिल्कुल नहीं होती, ठीक है, ये है यूरोपियन यूनियन का जो है वेबसाइट, अगर आप विकिपीडिया पे सर्च करते हैं तो आपको विकिपीडिया पे भी आपको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन, लेकिन आप उसका ऑफिशियल वेबसाइट देखें तो ये अच्छा है, ठीक है, तो इसमें ये देख ये कह रहा है कि 27 है, पहले तो ज्यादा थी लेकिन अभी 27 इकोनॉमिक कंट्रीज है, मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 30 कंट्रीज हैं, लेकिन ये है कि 27 है, ठीक है, इसमें क्या है कि इन लोगों का ये एरिया, ये सारा चीज यहाँ पे डिस्कस की गई, 47 मिलियन लोग हैं, और उसमें जो है आपका एक इंटरनल सिंगल मार्केट, मतलब आप जितने भी ऑपरेशन होता है, तिजारत होता है, वो एक ही चीज के थ्रू होता है, अगर आप देख लें इन लोगों का एक ही करेंसी, यूरोपियन यूनियन में एक ही करेंसी है, अगर आप लोग को समझ आ रही है, यूरो करेंसी, मतलब यूरो, अगर आप जर्मनी में भी काम करें आपको यूरो मिल जाता है, अगर आप फ्रांस में भी काम करते हैं तो यूरो, असल में एक यूनियन है, इस यूनियन के जो है पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन होता है, जिसमें आपका प्राइमरी फोकस क्या होता है कि यूरोप में आप इंटर हो जाते हैं, तो इसका एक ही करेंसी होता है, तो ये यूरोपियन यूनियन का जो है पॉलिसी है, जो रीजनल डेवलपमेंट और जितना भी सिस्टम एंड लॉज होते हैं वो एक ही रूल्स या एक ही चीज के तहत होते हैं, अगर आप इसमें और भी डिस्कशन सुनना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं तो आप YouTube पे जाए तो उसमें यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और इसमें जो है आपको यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट भी जो है आपको मिल जाता है इंफॉर्मेशन। अब आते हैं थोड़ा सा नाफ्ता की तरफ, व्हाट डू यू मीन बाय नॉट फ्री
नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये असल में अगर आप तो मैं बता दूं तो एक कॉमन मार्केट होता है कनाडा का, मैक्सिको का एंड यूएस का। ये एक एग्रीमेंट बना है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जिस तरह मैंने यूरोपियन यूनियन की मिसाल दी, इसी तरह ये भी है कि इन लोगों का जो है तिजारत जो है एक किस्म का फ्री होता है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है सबको? जी सर। जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक, फिर उसके बाद जो है हम दोबारा स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, हेलो, एक ब्रेक ले लेते हैं फिर दोबारा ओके स्टार्ट। ठीक है सर, ठीक है ओके। सर, ठीक। चलिए मैं स्टॉप कर लूँ।